वेलकम टू ATMS कॉलेज। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ये हमारी दो ब्रांच में कॉमन होता है। पहला, एक इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में जिसका सब्जेक्ट का नाम है BMC, और एक हमारे मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में जिसका सब्जेक्ट का नाम है जनरल इंजीनियरिंग। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले सभी को मैं बता देता हूँ कि देखिए, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सब लोग अपना ध्यान से रहे, थोड़ा सा अपना फैमिली का भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें, और आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम मूलचंद है। मैं अपने जो है 5 साल से ज़्यादा का मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया है, और मेरी डेजिग्नेशन जो है लेक्चरर है इन ATMS कॉलेज हापुड़ में। एक्सपर्टीज इन सिविल इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा अगर कोई भी आपको मेरे पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पास 7017905772 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो चलने वाला है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में जितनी भी ब्रिक्स होती हैं उसको हम कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर जनरली भाषा में, हम गांव की भाषा में बात करेंगे, तो जैसे आप लोग किसी भी क्लिन यानी भट्टे पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर पूछते हैं कि अव्वल ईंट चाहिए, दोयम ईंट चाहिए, तो वहीं इंजीनियरिंग भाषा में हम जो हमारी जो ईंटें होती हैं हम क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड में। ठीक है। तो आज का क्लास जो हमारा होगा बाय PCM सिविल सर के नाम से ये होगा। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अपना आप में एक मोटिवेशनल होना चाहिए, अपने आप में बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, एकदम से मतलब जज्बा होना चाहिए कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो किसके माध्यम से कर रहा हूँ। तो स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में होती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हमारा जो ईंट है, ईंट का जो साइज़ होता है, ठीक है, साइज़ ऑफ ब्रिक। तो हमारे पास में दो ईंट के साइज़ होते हैं। पहला मॉडुलर होता है और एक स्टैंडर्ड होता है। तो इनका जो साइज़ होता है वो होता है 190 mm। ठीक है। तो जो 190 है वो L है, जो 90 है वो B है, और जो तीसरा 90 है 90 है मतलब। ठीक है। तो वो हमारा क्या है, H है। साथ के साथ में एक नॉमिनल साइज़ ऑफ ब्रिक का आ जाता है। नॉमिनल साइज़ हमारा बन जाता है 200 × 10। ठीक है, 100 × 100। ठीक है, mm। तो ये भी आता है जो विद मोटार के लिए हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको चित्र में भी दिखा रखा है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इन mm। ठीक है, 190 × 90 × 90 mm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक की। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन, जैसे मैं अभी पिछले बता चुका हूँ कि हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अपने जो है ईंटों को क्लासिफाई करते हैं, और जो हमारा ईंटों का जो क्लासिफाई होता है वो IS 1077 1957 के अंतर्गत हमारा जो है ईंटों का क्लासिफाई किया जाता है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में हमारी जो ईंट होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो फर्स्ट ग्रेड होती है, एक सेकंड ग्रेड क्लासिफिकेशन होती है, एक थर्ड ग्रेड क्लासिफिकेशन होती है। तो अगर हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख के चलते हैं तो हमारे पास में ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ में नंबर 1 हमारे पास में फर्स्ट क्लास। देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम प्यारे प्यारे चित्र भी लेके आया हूँ ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो पाए। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। चलिए 1 to 1 करके एक को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि जानकारी। तो यहाँ पे आती है फर्स्ट क्लास ब्रिक। जब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वो होती है कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक तो सबसे बढ़िया बात है कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताया था आपको, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्रिक बताया था, जिसमें मैंने आपको सिलिका, साथ के साथ में सिलिका, क्ले, ठीक है, और लाइम और आयरन ऑक्साइड, सब ये मैंने आपको बढ़िया से बताए थे, और इनकी कितनी कितनी परसेंटेज एक अच्छी ब्रिक में होनी चाहिए ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में वो सब क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए जिससे हमारी फर्स्ट क्लास का क्या हो सके, बनाई जा सके या तैयार की जा सके। ठीक है। तो एक तो होना चाहिए कि अगर हम उसकी ध्वनि अच्छी होनी चाहिए, अगर हम दो ईंटों को आपस में टकराते हैं तो उनकी ध्वनि अच्छी होनी चाहिए, उनका शेप एंड साइज बढ़िया होना चाहिए, उनकी जो है
संपीड़न, ठीक है, संपीड़न सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए और वह अच्छे से बच्चे पकी होनी चाहिए। साथ के साथ में वो कठोर होनी चाहिए, ठीक है, नाखून लगाने के बाद भी उस पर किस तरह का कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें जो 24, अगर पानी की हम बात करें कि पानी कितना सोख सकती है, तो 24 घंटे में अगर हम उसको पानी में भिगो कर रखते हैं तो लगभग 20% से ज़्यादा वो पानी नहीं ऑब्जर्व करनी चाहिए। दूसरी भाषा में ये हम बोल सकते हैं कि उसके ड्राई वेट के 1/6 विभाग से ज़्यादा पानी नहीं एब्जॉर्व करना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ में देखिए यहाँ पे मैंने आपको ब्रिक भी दिखा रखी है, ये मेरी फर्स्ट क्लास की ब्रिक है, बढ़िया से एकदम डायग्राम दिखा रखा है। साथ के साथ में यह सेकंड क्लास ब्रिक की अगर हम बात करें, सेकंड क्लास ब्रिक भी वो होती है कि बढ़िया से आपस में टकराने पर, ठीक है, कुछ ध्वनि निकले, लेकिन ध्वनि क्या हो, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास ब्रिक ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ अच्छी होती है। साथ के ही साथ में अगर हम इसकी बात करें कि 24 घंटा में पानी में डुबोने के बाद उसमें लगभग वो 22% से ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। उसकी भी शेप एंड साइज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अब क्या करें, अगर उसमें पानी के संपर्क में या किसी नमी के संपर्क में आ जाए तो ज़्यादा उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, एफ्लोरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें लाइम की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ के ही साथ में देखिए यहाँ पे मैंने फिर से डायग्राम आपको 1 to 1 एक चीज़ का मैं आपको डायग्राम देके चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्लास ब्रिक। तो थर्ड क्लास ब्रिक वे होती है जो अच्छे से क्या होती है, ना ही तो उसमें सिलिका की मात्रा अच्छी होती है, ना ही उसमें जो है एल्यूमिनियम की मात्रा अच्छी होती है, ना ही उसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है, ना ही उसमें, ठीक है, मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी होती है। तो इसीलिए क्या होती है, बिल्कुल एकदम से हल्की सी ईंट दिखती है और ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ज़्यादा यूजफुल भी नहीं होती। इसका प्रयोग मैं अगर बात करूँगा तो इसका ज़्यादा बढ़िया प्रयोग हम फाउंडेशन वर्क में करते हैं। जब हम नींव का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस थर्ड क्लास ब्रिक का निर्माण कर लेते हैं। देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको दिख भी रहा होगा। साथ के साथ में इसमें लाइम की मात्रा भी आपको ज़्यादा दिखती है। जब इसमें लाइम की मात्रा होगी तो इसमें वाइट पैचेस पड़ने शुरू हो जाएंगे, और जब वाइट पैचेस पड़ने शुरू हो जाएंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि इसमें क्या एफ्लोरेंस यानी कि चूना की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा शुरू करते हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक बता दिया। अब मैं बात करूंगा टेस्ट की। तो टेस्ट ऑफ ब्रिक की अगर हम बात करेंगे, टेस्ट ऑफ ब्रिक की, तो हमारे पास में सबसे पहले तो एक ही है भाई, सबसे पहले हम साइज़ टेस्ट करेंगे, ठीक है, साइज़ परीक्षण करेंगे। अगला स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन करेंगे, जो हमारे देखेंगे हम वहाँ पे साइड पे जाकर के ठीक ठाक है नहीं। अगला पानी का अब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, ज़्यादा पानी वानी तो नहीं पी रहा है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं साइज टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि 190 × 90 × 90 सेंटीमीटर mm क्या होता है, एक ब्रिक का साइज़ होता है, ठीक है। अगर उसमें मसाला लगा दे तो नॉमिनल साइज़ होता है कितना, 200 × 100 × 100 mm, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, 20 ईंट लेते हैं और 20 ईंट को आपस में एक दूसरे को बिछा के पैरेलल, और फिर क्या करते हैं, उनको किसी एक पैमाने की सहायता से माप लेते हैं। अगर उनकी शेप एंड साइज बराबर चली जाती है सारी, तो वो ईंट हमारी यूजफुल होती है। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम भी लगा रखा है, तो लगभग 20 ईंटों का प्रयोग करके हम उनमें उनकी जो है साइज़ का मेजर कर लेते हैं, ठीक है। फिर से मैंने आपको दिखाया एक साइड पर एक इंजीनियर किस तरीके से अपना साइज़ बना के चलेगा। बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है, जल अवशोषण टेस्ट। तो मैं पहले बता चुका हूँ, तो लगभग ये 24 घंटा में, ठीक है, 24 घंटा में आपको भिगोना है। भिगोने के बाद अगर फर्स्ट क्लास है तो 20% से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती ऑफ द ड्राई वेट, जो भी उसका सूखा वेट था ईंट का, ठीक है। अगर सेकेंड क्लास की बात करेंगे तो 22, ठीक है, 22% ऑफ ड्राई वेट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर थर्ड की बात करेंगे तो 25% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैंने फार्मूला भी आपको मेंशन किया हुआ है, W2 - W1 अपॉन W1, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। W2 क्या है, ये हमारा है 24 घंटे के बाद में जो निकालते हैं। W1 क्या है, जो हम पानी में भिगोने से पहले क्या कर लेते हैं, उसको वेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ इस तरीके से आता है, ईंट को भिगो देते हैं, ठीक है, और भिगोने के बाद उसका फिर टेस्ट करते हैं 24 घंटे बाद, ठीक है। अगली बात, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जब ईंट पर कुछ समय आपके घर पे ईंट लगी और 6-7 महीने 8 महीने उनको हो गए हैं, तो आपको ईंट पर दिखेगा कि वाइट स्पॉट्स से पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वाइट स्पॉट्स नहीं होता है, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एफ्लोरेंस या सोरा कहते हैं। और उसको ज्ञात करने के लिए कि इसमें लाइम की यानी कि चूना की मात्रा ठीक है, तो उसके लिए एक परीक्षण होता है। उस परीक्षण में क्या करते हैं कि बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में लगभग 3 4 5 ईंट रख देते हैं और उसमें 2.5 सेंटीमीटर पानी
भर देते हैं। जब वो 2.5 सेंटीमीटर पानी को ईंट क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, तो फिर से हम 2.5 सेंटीमीटर पानी उसमें डाल देते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वो पानी क्या उसमें 2.5 सेंटीमीटर पूरा ना बच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से परीक्षण किया जाता है और ईंट पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से वाइट पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। साथ के ही साथ में संपीड़न सामर्थ्य की अगर हम बात करेंगे तो संपीड़न सामर्थ्य के IS कोड जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है। तो उसका होता है 3102 यानी कि 3102 के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, इसकी संपीड़न सामर्थ्य ईंट की ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल 1 to 1 एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक छोटी सी चीज़ टेबल बनवा रहा हूँ कि अगर फर्स्ट ग्रेड की आपके पास में ब्रिक है तो उसकी जो कंपीडेंस सामर्थ्य होनी चाहिए वो 105, ठीक है, 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। अगर यहीं पे मैं बात करूं न्यूटन में तो 10.5 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। और वहीं सेकंड क्लास की अगर मैं बात करूं तो 70, ठीक है, 70 न्यूटन पर 7, ठीक है, 7 न्यूटन पर mm से स्क्वायर, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वहीं थर्ड क्लास की बात करूँ तो 5.5 या 3.5 न्यूटन पर mm से स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डेटा था, मैंने आपको बता दिया। देखिए मशीन भी होती है जिस पर हम टेस्ट करते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी, तो उस मशीन का नाम होता है UTM मशीन, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके से सारे टेस्ट मैंने आपको लगा दिए, बढ़िया से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतज़ार करते रहते हैं और कुछ कोर्ट के फैसलों का और कुछ तनाव का और कुछ कोविड ख़त्म होने का। तो आप ही बताइए क्या उनके सब इंतज़ार से हमारी तैयारी में कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं। तो अपनी जो है घर पे बैठे रहिए और बढ़िया से अच्छे अच्छे टीचर से ज्ञान लेते रहिए और अपने आप को क्या है, एक शिक्षित बनाते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।